दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। और आज की क्लास में हम ये क्लास 3 करने वाले हैं जिसके अंदर हम सीडीपी को खत्म कर रहे हैं। आपको पता है कि मैंने सीडीपी का सब्जेक्ट आपके लिए लगा रखा है और इससे पहले मैं 2 क्लास आपके लिए ले चुकी हूँ जिसके अंदर मैं एनसीएफ करवा चुकी हूँ। कौन सा 2005 वाला एनसीएफ हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो बनाइए, क्योंकि अभी जो रीट का मेंस होने वाला है वो आप सबको पता है दोस्तों कि वो 2026 के अंदर की डेट मिली है। कौन सी? तो 17 जनवरी। और इसके लिए भी आपको एक क्लास में बता दिया गया था 2 मिनट की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लीजिए कि क्या इन्फॉर्मेशन थी। क्योंकि राजस्थान वालों ने अपना जो कैलेंडर है वो मतलब लागू कर दिया और बता दिया है कि पूरे साल या 2026 में कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। तो मेंस आपका जो रीट है ना वो पहुंच गया है 2026 में। तो टाइम जो है वो काफी है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास टाइम मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा आप वेस्ट कर करके आप टाइम को यूज करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम लोगों ने क्या किया है कि सीडीपी को उठा लिया है और सीडीपी में हमने आपको 2 क्लास करा दी है जिसके अंदर एनसीएफ हो गया आपका, राइट टू एजुकेशन 2009 भी हो चुका है और उसकी सारी धाराएं भी हो चुकी है। और साथ में जितने भी आपके सिद्धांत अभी तक साइकोलॉजी के अंदर आते हैं या पूछे जाते हैं तो वो सब कुछ हमने करवा दिया है। आज जो शुरू होगी क्लास 3 शुरू होने वाली है और इसके अंदर हम करने वाले हैं एक्शन रिसर्च क्या होता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। जो बच्चे सीटेट का पेपर दे रहे हैं ना उनके लिए भी क्लास बहुत सही साबित होगी, या कोई भी स्टेट का टेट आप दे रहे हैं तो वहां पे भी आपसे साइकोलॉजी में क्रियात्मक अनुसंधान से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा ये बार बार नहीं पूछेगा, क्योंकि कमेंट में आप बार बार ये बोल रहे थे कि मैम सीडीपी की ये क्लास सिर्फ रीट मेंस के लिए ही चाहिए या फिर सब चीजों में ये काम आ जाएगी। तो जितने भी एग्जाम्स में आपके जो भी टीचर एग्जाम होते हैं या जिसके भी अंदर आपकी सीडीपी पूछी जाती है उन सब में ये सारी क्लासेस आपके लिए, ये नोट्स जो है ना बहुत बेनिफिट साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करिएगा अगर आपको क्लास पसंद आए। और नोट्स बनाना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा नहीं खरीदना चाहता है तो नोट्स आप बना भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा इंपॉर्टेंट मामला इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। देखिए क्रियात्मक क्या होता है, एक्शन क्या होता है, जो आप करके सीखते हैं जिस चीज से उसको कहते हैं हम क्रियात्मक। अनुसंधान क्या होता है तो आप जानते हैं रिसर्च करना, खोज करना, ठीक है। चलिए अनुसंधान और समस्या 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जब आप अनुसंधान कर रहे हैं या आपकी कोई समस्या है तो बेसिकली 2 ही प्रकार की वो समस्याएं होती हैं। चाहे आप अनुसंधान करिए तो 2 ही लेवल पर आप 2 ही प्रकारों के आधार पर कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या है तो वो भी 2 ही प्रकार में होती है। जैसे पहला प्रकार है मौलिक अथवा परंपरागत अनुसंधान। पहला है मौलिक अथवा परंपरागत अनुसंधान। इसका संबंध दीर्घकालीन समस्या से होता है, जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या अथवा पर्यावरण प्रदूषण। तो अब आपको पता है कि चाहे आप बढ़ती हुई जनसंख्या पर बात कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो या इसको आपने समस्या घोषित कर दिया हो, तो ये कोई कल वाली परेशानी तो है नहीं है। ये क्या है, बहुत लॉन्ग टर्म से चली आ रही है। मतलब आपके बाप दादे के जमाने से ये चीजें चली आ रही हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको पता है कि पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है वो भी जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ ही हो रहा है। तो दोनों चीजें क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो जो भी कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है ना उसको हम किस में रखते हैं, तो उसमें हम मौलिक अथवा परंपरागत अनुसंधान में रखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, तो इनका संबंध आपके दैनिक जीवन की शैक्षिक समस्याओं से होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है ना वो हमारी एजुकेशनल रिसर्च से जुड़ी हुई होती है। जैसे कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया कि मान लीजिए कि गांव में हैंडपंप कितने हैं, उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए, पता लगाइए। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई शैक्षिक समस्या से होता है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि छात्र का कक्षा से भाग जाना। जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि 30 या 40 बच्चों की क्लास में जब आप क्लास अटेंड करने जा रहे होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एबनॉर्मल होते हैं। वो क्या करते हैं, क्लास से भाग जाते हैं, बैठते ही नहीं है वो क्लास में, या फिर क्लास में उधम मचाते हैं, या आप बोलेंगे बैठ जाए नहीं, वो खड़े रहते हैं, पूरी क्लास में घूमते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों से आपका सामना होगा। तो ये क्या है, आपका क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ये समस्या आ जाती है। दूसरा है कक्षा में बच्चा देरी से आ रहा है। हर बार हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं बेटा 8 बजे का या 10 बजे का स्कूल है, बट बच्चा क्या कर रहा है, वो अपने टाइम का पंक्चुअल है कि वो 8 बजे नहीं आएगा, एक्यूरेट टाइम पर स्कूल में प्रेजेंट नहीं होने वाला है। तो वो क्या करेगा, वो कक्षा में रोज ही डेली जो है वो उसका टाइम टेबल क्या है,
कक्षा से मतलब स्कूल से 2 घंटा पीछे है, ठीक है, आगे वो कभी नहीं आएगा, हमेशा 2 घंटा पीछे आएगा। तो ये भी आपका क्या है, शैक्षिक रूप से जुड़ी हुई एक समस्या है जिस पर आपको रिसर्च करना है। अगला है गृह कार्य आप दे रहे हैं वो करके नहीं लेके आ रहा है। जब भी आप गृह कार्य देते हैं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, नहीं, बच्चा क्या है, रेगुलर तौर पे होमवर्क करके ही नहीं लेके आ रहा है ना। तो ये भी आपके लिए क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। अगला है छात्र में धूम्रपान की लत लग जाना। अब देखिए जैसे प्राइवेट स्कूलों में तो क्या होता है कि पूरा प्रॉपर तरीके से इस चीज पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूलों के टीचर जब आप बन जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो 6 to 8 के बच्चे होते हैं, खास करके क्योंकि ये जो 6 to 8 के बच्चे होते हैं ये गांव लेवल के होते हैं, तो इनके अंदर धूम्रपान करने की भी क्या होती है, लत होती है। तो ये भी आपके अंडर में एक समस्या आ जाती है कि अगर ऐसा कोई बच्चा जो धूम्रपान कर रहा है, मतलब बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या थोड़ी बहुत बियर मार लेता है ना, तो इसके बारे में जब आपको पता चलता है तो आप क्या करते हैं, उसका जो उपचार करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में बताते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा में सर्वप्रथम लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे को जाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान नाम से ही इन्होंने स्टीफन एम कोरे ने क्या निकाली थी, अपनी पुस्तक निकाली। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सीटेट वगैरह में भी पूछ लिया जाता है और रीट में तो खैर पूछने की संभावना भी है। तो एक्शन रिसर्च नाम से ही इन्होंने क्या निकाली, अपनी पुस्तक निकाली। डेट क्या है, तो 1953 है, याद रखेंगे। बात करेंगे स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। तो क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें अभ्यासकर्ता अथवा शिक्षक किसी समस्या के निराकरण के लिए वैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जब आप कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो क्रियात्मक अनुसंधान जुड़ा हुआ है ना, वो आपका उद्देश्यपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दैनिक शैक्षणिक जो भी आपकी परेशानियां होती है, समस्याएं होती है, भी अभ्यास करता होता है, चाहे वो शिक्षक हो, और जो भी समस्या उसके निराकरण के लिए क्या करता है, वैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है, यानी साइंटिफिक तौर तरीकों से। चलिए अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता क्या है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध दैनिक जीवन की शैक्षिक समस्याओं से होता है। यानी कि ऐसी समस्याएं जो आपकी क्या है, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनसे आपको कोई शिक्षा मिलेगी। शैक्षिक मतलब कि जिससे आपको कोई शिक्षा मिल रही है, सीख मिल रही है, उस समस्या, उसमें कुछ समस्या आ रही है जो कि आपकी दैनिक जीवन में यूज होती है। दूसरा उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पठन पाठन और शिक्षण विधियों में सुधार करना है। पठन पाठन यानी कि पढ़ने पढ़ाने में, शिक्षण विधियां जो भी इस्तेमाल की जाती हैं उनमें अगर कोई कमी आ रही है, खामी आ रही है, तो आप उसमें सुधार जो करेंगे वो क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर ही करेंगे। तीसरा आता है, इसका उद्देश्य से शिक्षक, निरीक्षक अथवा शाला प्रधान कोई भी कर सकता है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो निरीक्षक हो, चाहे वो शाला प्रधान हो, कोई भी इस क्रियात्मक अनुसंधान को फॉलो कर सकता है और रेगुलर लाइफ में हम लोग सभी लोग करते ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर ही करेगा, नहीं नहीं, कोई भी कर सकता है, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो गोलगप्पे वाला हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। चलिए अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इसका 4th जो उद्देश्य है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध छात्र विशेष, विद्यालय विशेष अथवा समूह विशेष से होता है, ठीक है। छात्र विशेष मतलब ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर आप किसी एक बच्चे को लेकर क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, नहीं नहीं, पूरी कक्षा पे भी आप कर सकते हैं, पूरे विद्यालय पे करते हैं, पूरे समूह पे करते हैं। तो इसीलिए इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे ना, वो सभी पर लागू होंगे। उनका सामान्यीकरण नहीं किया जाएगा या उनका विशेषीकरण नहीं किया जाएगा कि पार्टिकुलर एक ही है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि भीमराव अंबेडकर जी के साथ में अगर कुछ गलत हुआ था, तो हम ये नहीं मानते कि सिर्फ और सिर्फ अगर जो जाति वाला मुद्दा था तो भीमराव अंबेडकर जी के लिए ही क्या था, वो मतलब एक मुद्दा था, बल्कि ये सारी समुदाय के लिए एक मुद्दा था। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सामान्यीकरण कर देंगे कि नहीं जी सारी जो परेशानियां थी वो भीम बाबा जी को ही हुई थी, नहीं, सबको हुई है ना, उनकी जाति से रिलेटेड सभी को हो रही थी वो सारी। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, सामान्यीकरण नहीं करते हैं। यहाँ पे सब लोग यहाँ पर विशेष होते हैं, सभी के ऊपर रिसर्च किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के क्या है आपके
चरण है। कितने चरण है? तो हमेशा चाहे आप कितने भी बड़े लेवल पर बात कर रहे हो, क्रियात्मक अनुसंधान के हमेशा 6 ही चरण होंगे। ये आपको किसी पुस्तक में पद के रूप में मिलेंगे, किसी में स्तर, किसी में सोपान, किसी में प्रकार भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रकार भी हो सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार? 6 प्रकार, 6 याद रखिएगा। कैसे कैसे है? तो देखिए, सबसे पहला पद, स्तर, सोपान या प्रकार क्या है कि सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक की ना समस्या की पहचान करते हैं, चयन करते हैं। ठीक है, पहचान या उसका चयन करते हैं, या तो आप चुन लीजिए, है ना, या फिर आप पहचान कर लीजिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सीधा सीधा अगर हम इंग्लिश में एक छोटे से वर्ड में बोले तो। दूसरा स्तर इसका आता है समस्या को परिभाषित करना, यानी कि डिफाइन करना। भाई मान लीजिए कि जब भी आप कोई नोट्स या क्लास पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक उठाते हैं? सबसे पहले आप, अगर आपने उस पुस्तक को पढ़ रखा है, कई बार पढ़ रखा है, लेकिन कोई टॉपिक जो है ना वो आपको परेशान कर रहा है, तो पुस्तक जो पहचान की आपने, पुस्तक जो उठाई, वो आपकी समस्या की पहचान या चयन हो गया कि मुझे ये पुस्तक उठानी है, या मुझे इंग्लिश की पुस्तक उठानी है। अब आपको उस इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक है वो परेशान कर रहा है, उसको पढ़ने में या समझने में परेशानी आ रही है, तो उसको अब आप क्या करेंगे? बार बार परिभाषित करेंगे, भाई अपनी समस्या को परिभाषित करेंगे कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है। उसके बाद समस्या का सीमांकन करेंगे, यानी इस इंग्लिश की पुस्तक में उसी टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना है। ये आपका क्या हो गया? भाई इस टॉपिक के बाहर में नहीं जाऊंगी, है ना। तो इस टॉपिक के जब आप बाहर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आप सीमांकन कर रहे हैं। फिर चौथी स्टेज क्या होती है? संभावित कारणों का विश्लेषण करना। तो जो इस टॉपिक को पढ़ने में आपके कारण उत्पन्न हो रहे हैं, उनको पहचानना है आपको। फिर पांचवी स्टेज आपकी होती है परिकल्पना निर्माण करना या उपकल्पनाओं का निर्माण करना। यानी अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो भी आप मतलब अपनी कल्पनाएं करेंगे, परिकल्पना करेंगे, है ना, तो किस बेस पर आप इस टॉपिक को मतलब करने वाले हैं, वो चीज आ जाएगी। अगला आ जाएगा यहाँ पे विश्लेषण, निष्कर्ष, मूल्यांकन और आलेखन। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आप इंक्लूड हो जाएंगी। लास्ट स्टेज जो हो जाती है विश्लेषण हो जाता है। आप फिर विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन करते हैं, फिर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करते हैं, है ना, या फिर आलेखन करते हैं। ठीक है, आकलन या आलेखन करते हैं। चलिए, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को ना लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक है ना दोस्तों, मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि अगर मेरी तबीयत भी सही नहीं होती है ना, तो भी मैं आपके साथ में क्या करती हूँ कि क्लास को रेगुलर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, प्लस समर्थन सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? हिंदी में से कहते हैं मूल्यांकन, है ना। तो ये आपका पता है कि यहाँ से इस बार रीट के अंदर भी कम से कम 2 क्वेश्चंस आए थे, है ना, 2 क्वेश्चंस आपके इवैल्यूएशन से आए थे, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर किया हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं NCERT के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी इवैल्यूएशन की अवधारणा। ठीक है, इसमें NCERT क्या कहता है, क्या परिभाषा देता है मूल्यांकन की? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा आपको याद रखना है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? तो सतत प्रक्रिया है, और जिससे पता चलता है कि शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? हमने बच्चे को इतना कुछ पढ़ाया लिखाया 1 साल के अंदर, या जितने भी हम टाइम पीरियड के बाद में उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये मतलब होता है कि बच्चे का शैक्षिक उद्देश्य जो है वो कहाँ तक प्राप्त हुआ, है ना। मतलब हमने उसे जो टॉपिक दिए या जो सब्जेक्ट हमने पढ़ाए बच्चे को, तो बच्चे ने उसमें कहाँ तक सीखा, और अधिगम अनुभव कितना प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। भाई ऐसा नहीं कि हमने क्लास में पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में हमने बच्चे का टेस्ट ले लिया, पेपर ले लिया, उसके बाद वो अगली क्लास में गया या घर पे जा रहा है, तो वो कह रहा है कि मतलब कुछ नहीं आता उसको। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें पता लगाने के लिए हमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है 2 चीजों का। एक तो उसका शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हो गया उसको, और दूसरा होता है अधिगम अनुभव उसका क्या रहा, यानी उसने सीखा क्या, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा उसका। अब आते हैं कोठारी आयोग क्या कहते हैं। तो कोठारी आयोग मूल्यांकन को लेके कहते हैं कि मूल्यांकन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि विद्यालय में ही आप मूल्यांकन करते हैं, ऑल ओवर द लाइफ आपका क्या हो रहा है? एक इवैल्यूएशन हो रहा है। तो इवैल्यूएशन क्या है? आपका एक निरंतर कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जिसका शिक्षाक्रम आपका पाठ्यक्रम ही होता है, में महत्वपूर्ण स्थान है, तथा जो शैक्षिक उद्देश्य उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है किससे? तो भैया मूल्यांकन आपका संबंधित है शैक्षिक रूप से या शैक्षिक उद्देश्य से। बात करेंगे केजी रस्तोगी की। केजी रस्तोगी क्या कहते हैं? मूल्यांकन अनवरत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अनवरत है, यानी कि इसको आप रोक नहीं सकते हैं। जो उद्देश्य शिक्षण और प्रशिक्षण किसी भी बिंदु पर समाप्त नहीं होती, चाहे आप उद्देश्य शिक्षण लगाएं या ना लगाएं। केजी रस्तोगी कहते हैं कि भैया अगर आप शैक्षिक उद्देश्य डालेंगे मूल्यांकन में,
या नहीं भी डालेंगे तो भी आप रोक नहीं सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। परीक्षण आप करें या ना करें, यानी कि बच्चे का टेस्ट आप ले या ना ले, ये रुकने वाला नहीं, वैल्यूएशन चलता रहेगा, अनवरत है, यानी इसको कोई रोक नहीं सकता है ना। मान लीजिए कि आपके विद्यालय में बच्चे का आप इवैल्यूएशन नहीं कर रहे, कह रहे कि क्या जरूरत है, बट ऐसा नहीं कि दूसरे विद्यालय में बच्चा जाएगा तो वहां पर उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। इवैल्यूएशन होगा, यहाँ नहीं होगा कहीं और होगा, बट इवैल्यूएशन लाइफ टाइम चलता है, तो अनवरत है, इसको रोका नहीं जा सकता। ऐसा कौन कहते हैं? कि केजी रस्तोगी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला चलिए, अगली डेफिनेशन है ईबी वेस्ले क्या कहते हैं। तो ईबी वेस्ले कहते हैं मूल्यांकन आत्मनिष्ठ निरीक्षण होता है, वस्तुनिष्ठ प्रभाव दोनों का समीक्षण होता है। आत्मनिष्ठ परीक्षण क्या होता है? तो एक तरीके से आप समझिए कि जब आप सेल्फ टेस्ट लेते हैं ना, जब आप अपना खुद लेते हैं, जैसे OMR पर घर पे बैठ के आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आप क्या करें? वहां पे आत्मनिष्ठ निरीक्षण कर रहे हैं, है ना। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रभाव। वस्तुनिष्ठ प्रभाव क्या होता है? आप जैसे मान लीजिए कि जो आप बाहर जाकर देते हैं पेपर, तो वो क्या होता है? आपका वस्तुनिष्ठ होता है। तो दोनों का जो प्रभाव पड़ रहा है ना, उस दोनों का जो समीक्षण है वही आपका मूल्यांकन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मापन यानी कि मेजरमेंट की। क्या कह रहे हैं? तो कैंपबेल कह रहे हैं कि वस्तुओं या फिर आप घटनाओं को जब अंकों में, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से संख्याओं में, जैसे कि 25 26 28 इस तरीके से जब आप व्यक्त कर रहे हैं तो आपका मापन कर रहे हैं, ठीक है। ईवी वेस्ले क्या कहते हैं? आप देखेंगे, ईवी वेस्ले कहते हैं कि मापन मूल्यांकन का एक भाग है जो अंकों, संख्याओं, मात्राओं, प्रतिशत, माध्य अथवा मध्यांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो, जब बात आएगी ना अंकों और संख्याओं की, तो कौन कर रहे हैं? सिर्फ अंक और संख्याओं को मापन कह रहे हैं, कौन? कैंपबेल कह रहे हैं। लेकिन ईवी वेस्ले क्या कर रहे हैं? मैथ के अंदर जो कुछ भी आप पढ़ते हैं ना, अंक पढ़ रहे हो, संख्या पढ़ रहे हो, मात्राएं पढ़ रहे हो, प्रतिशत पढ़ रहे हो, माध्य पढ़ रहे हो या मध्यांक पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें इंक्लूड कर देते हैं। कौन? ईवी वेस्ले। अब आते हैं हमारे रेमर्स और रूमल। रेमर्स और रूमल क्या कहते हैं मापन को लेके? कि मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, यानी क्वांटिटी में कितनी है, ठीक है। मूल्यांकन से क्या पता चलता है? कि मात्रात्मक रूप से वो कितनी है। याद रखेंगे, जब मात्रात्मक और गुणात्मक की बात करेंगे तो कौन करेंगे? आपके रेमर्स और रूमल करेंगे, ठीक है। आता है कि वस्तु कितनी है, तो देखो अब यहाँ पे एक चीज उल्टी है, ठीक है, कितनी अच्छी है। अब देखो मापन क्या बताएगा आपका? मापन मात्रात्मक बताएगा, यानी कि जब बात की जा रही है कि कितनी है, क्वांटिटी बताएगा। लेकिन मूल्यांकन क्या बताएगा? मूल्यांकन बताएगा कि वस्तु की क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्वालिटी के बारे में बात करता है गुणात्मक रूप से मूल्यांकन। याद रखेंगे। अगला चलिए, अब आती है मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, कभी कभी आपको ऐसे भी दिखाई दे जाएगा कि क्या मूल्यांकन मापन और निर्णय का समीक्षण है? बिल्कुल है, ये बात हमने पढ़ी है। मूल्यांकन निदान और उपचार का समीक्षण भी है, ठीक है। तो आपका CTET में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, CTET में भी आपका पूछा जाता है और रीट में भी आपका है ना मूल्यांकन का निदान और उपचार पूछा जाता है, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, पहुंची हुई प्रक्रिया भी है। जैसे कि मूल्यांकन में मापन भी होता है और मूल्य भी होता है, मेजरमेंट भी होता है, वैल्यू भी होती है। चलिए, मूल्यांकन संख्यात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। संख्यानात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। इसी संख्यानात्मक को मतलब जब जिसको आप गिन सकते हो, ठीक है, गिन सकते हो, संख्यानात्मक है। और गुणात्मक हो गया जिसको आप गिन नहीं सकते हो, बस क्वालिटी बताते हो उसकी कि कितना अच्छा है, ठीक है। चलिए, मूल्यांकन में शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं, चाहे शैक्षिक हो चाहे शैक्षिक के साथ चलने वाले पक्षों, सब शामिल होते हैं। मूल्यांकन में शैक्षिक उद्देश्य महत्वपूर्ण माना जाता है, तब मूल्यांकन उद्देश्यनिष्ठ होता है। कैसा होता है? मूल्यांकन में शैक्षिक उद्देश्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है, शुरू से आप पढ़ते जा रहे हो। और मूल्यांकन उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन शिक्षार्थी अभिस्थापित है, ठीक है, शिक्षार्थी अभिस्थापित है। मूल्यांकन सहकारी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सहकारी है। मूल्यांकन अंतरक्रियात्मक होता है और मूल्यांकन निर्णयात्मक भी होता है, ठीक है। अब बात करेंगे मूल्यांकन क्या आकलन के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार है, याद रखेंगे। कितने प्रकार हैं? हमेशा याद रखिएगा, 2 ही प्रकार है, निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन। क्या तो आपको ऐसे दे देगा, देखिए, रचनात्मक आकलन या फिर निर्माणात्मक, तो ये दोनों है। और इंग्लिश में सीधा सीधा पढ़ोगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट। दोनों की हिंदी अलग है लेकिन इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सेम है। शिक्षण कार्यों के दौरान छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने अर्थात शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए FA का आयोजन किया जाता है। तो जब आप कमजोरियों का पता लगा रहे हैं तो सीधा सीधा आप निदान कर रहे हैं उसका, ठीक है।
इसके ग्रेड अंक रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं होते, है ना। यानी कि ग्रेड यानी कि जैसे अंक है बच्चों को मिलते हैं ना, जैसे 50 में से अंक मिल गए, है ना, या फिर ABCD करके ग्रेड मिल गए, तो चाहे ग्रेड हो या अंक हो रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं किए जाते हैं, है ना। ये सीखने के लिए आकलन होता है, ठीक है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। याद रखेंगे ये क्या होता है, तो जो निर्माणात्मक या रचनात्मक होता है ना, वो बच्चे का असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, यानी बच्चे ने कितना सीखा। बच्चे के सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है, ना कि एक फैसला लेने के लिए, एक निर्णय लेने के लिए यहाँ पर कोई भी आकलन नहीं किया जा रहा। कक्षा कार्य, तत्व कार्य, साइन वर्क या असाइनमेंट जो दिया जाता है, समूह चर्चा, प्रश्न पूछना, क्विज, वर्क बुक भरना, कार्यपत्रक आदि FA के ही उदाहरण है। तो जब भी इनमें से कोई उदाहरण आपसे पूछा जाता है तो वो आपके रचनात्मक या निर्णयात्मक या निदानात्मक के ही क्या है, आपके उदाहरण है ये वाले। अगला चलिए दूसरा होता है योगात्मक या समग्रात्मक आकलन, ठीक है, यानी कि अब कंप्लीटली यहाँ पे बात हो जाती है। समेटिव असेसमेंट ऐसे से बोला जाता है, यानी सबमिट करने वाला होता है ये, ठीक है। यानी अब आपको क्या करना है, बच्चे का सबमिट करना, जो कुछ भी आकलन आपने किया है ना वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये एक निश्चित अवधि के बाद इस बात का पता लगाना है कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, ठीक है। इसके ग्रेड्स अथवा प्राप्तांक रिपोर्ट कार्ड में शामिल होंगे। तो लास्ट में जब आप बच्चे की 3 बार पेपर लेते हैं ना, साल में 3 बार पेपर होते हैं, तो तीनों बार के जो ग्रेड या नंबर जोड़े जाते हैं रिपोर्ट कार्ड के अंदर, तो वो क्या बताते हैं, उसका योगात्मक या समग्रात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट बताते हैं, ठीक है। ये सीखने का आकलन होता है कि अब बच्चे ने क्या सीखा। जैसे सीखा ना, पहले तो था कि क्या सीखा, अब है कि जो भी सीखा है वो कैसे सीखा है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, यानी कि सीखने का आकलन है। प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं अथवा अन्य आवधिक परीक्षाएं, यानी कि पीरियोडिकल और टर्म एग्जाम्स इनको हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि PD भी बोल देते हैं, TE भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मूल्यांकन के उपक्रम, विधियां, तरीके या टूल्स, ठीक है। ये वाले वर्ड्स ना बहुत ध्यानपूर्वक देखने होते हैं दोस्तों, क्योंकि उपक्रम आ जाता है, आपने पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे नहीं मैंने तो विधियां पढ़ी थी, है ना, मैंने टूल्स पढ़े थे, तत्व भी आप मान के चलिए, यहाँ पे तत्व भी आ जाता है। तो ये सारे वर्ड्स है ना आपको पढ़ने चाहिए, मतलब बहुत ध्यानपूर्वक। तो विधियां आ जाएं, तरीके आ जाएं, है ना, टूल्स आ जाएं, तत्व आ जाए या उपक्रम आ जाए, ये क्या है, मूल्यांकन एक ही चीज है, ठीक है। सबसे पहला है जांच सूची। जांच सूची को हम सह सूची और पड़ताल सूची भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे चेकलिस्ट भी कहते हैं। प्रतिपादक कौन थे इसके, तो हॉट्सॉन थे। कौन थे, हॉट्सॉन थे। याद रखेंगे किसके, हॉट्सॉन किसके प्रतिपादक थे, तो जांच सूची के प्रतिपादक थे, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में चेकलिस्ट भी कहते हैं। चेकलिस्ट बालकों के गुण, लक्षण, विशेषताओं की एक सूची होती है। क्या होती है, गुण, लक्षण और विशेषताओं की एक सूची बनाई जाती है। बच्चे के जो भी कक्षा के अंदर उसके गुण दिखाई दिए, क्वालिटी दिखाई दी, उसके लक्षण कैसे है, मतलब बात करने के लक्षण, गुस्सा करने के लक्षण, है ना, दूसरों से व्यवहार करने के लक्षण, विशेषताओं की एक सूची बनाई जाती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये सारी एक सूची बनाई जाती है, जिसके आधार पर हम उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। लास्ट में आप बताते हैं ना कि बच्चे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देते हैं, CC बना के देते हैं, है ना, तो उसके अंदर हम यही सारी चीजें मेंशन करते हैं। दूसरा आता है वर्ग क्रम मापनी, ठीक है, इस बार आया था, रेटिंग स्केल से क्वेश्चन आया था, ठीक है, रीट के अंदर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कमेंट में बताइएगा कि रेटिंग स्केल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था। वर्ग क्रम मापनी, जिसको हम मानदंड निर्धारण और स्तर माप कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है, तो गाल्टन व लिकर्ट है। कौन है, गाल्टन व लिकर्ट है, याद रखेंगे। रेटिंग स्केल बालकों को उनके गुण, लक्षण या विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटती है। अब क्या होता है, रेटिंग स्केल में क्या होता है कि चीजें तो वही है, जांच सूची वाली है, यानी कि चेकलिस्ट वाली है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों को बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कि गुस्सा, जो बच्चे गुस्सा करते हैं, मान लीजिए जो बच्चे गुस्सा करते हैं उनकी लिस्ट एक सी बनेगी, जो बच्चे हंसमुख है उनकी लिस्ट एक सी बनेगी, है ना। तो क्या होता है, गुण, लक्षण और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटती है और इन्हें स्टैंडिंग दी जाती है, ठीक है, रेटिंग दी जाती है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या दी जाती है, रेटिंग दी जाती है कि गुस्से वाले बच्चों को 2 स्टार दे दिए, है ना, हंसने वाले बच्चों को 3 स्टार दे दिए, बहुत अच्छा व्यवहार वाले को 4 स्टार दे दिए, इस तरीके से एक रेटिंग दी जाती है, ठीक।
चलिए, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में लिखते जाइएगा कि हाँ मैम, क्योंकि क्लास 3 है और इससे पहले 2 क्लास में करवा चुकी हूँ। मैं बहुत आसानी से नोट्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ना किताबें खरीदनी ना पड़े, है ना, क्योंकि तैयारी करते वक्त है ना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप है ना इधर उधर जाके पैसा वेस्ट करो। अच्छी क्लास जहाँ पे भी मिले ना आप करो, ठीक है, जो भी आपके लिए बेनिफिट पहुँचाने वाली हो। और ये सच बता रही हूँ मैं, मेरे पास 200 पेजेस की ये नोट्स है जिसके द्वारा मैं आपको पढ़ा रही हूँ CDP, और इससे बाहर है ना, चाहे आपका कोई भी हो, CTET हो दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ, CTET हो, रीट का तो मानी चलो कि रीट हम कर ही रहे हैं, CTET हो, कोई भी टेट हो, है ना, कोई भी टेट हो, या आप नेट JRF में भी अगर लगा रहे हो ना ये क्लास, नेट JRF का बच्चा भी देख रहा है तो वहाँ पे भी इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये मत सोचना कि मैम सिर्फ रीट के लिए, बिल्कुल नहीं। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा जहाँ पे भी आप ग्रुप में बैठे हुए हो, ज्वाइन होके, ठीक है। अब आती है हमारी तीसरी समाज मिति। समाज मिति के प्रतिपादक कौन है? तो G.L. मैरिनो है। कौन है? G.L. मैरिनो, याद रखेंगे। समाज मिति बालकों में सामाजिकता की जांच के लिए बनाई जाती है। समाज मिति क्यों बनाई गई भी, क्या जरूरत थी? तो बच्चे को आप इतना बढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, है ना, खिला रहे हो, कुदा रहे हो, तो किस लिए? वो एक ना एक दिन तो नौकरी भी करेगा तो समाज में ही रहेगा ना। तो यहाँ पे उसकी सामाजिकता की जांच के लिए होती है। पहले तो क्लास ही उसकी समाज होता है, तो जब क्लास में बच्चों के साथ में उसका व्यवहार कैसा है वो भी तो चीजें देखी जाती है ना। तो ये सामाजिकता समाज मिति के अंदर देखी जाती है। समाज मिति से एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुना जाता है। समाज मिति में क्या किया जाता है? समूह से अपनी पसंद का एक बालक चुना जाता है। समाज मिति के निम्न रूप होते हैं जिन्हें हम समाज मिति उपागम भी कहते हैं। जैसे परिचय की उपागम, इसको आप हु अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा होता है नामांकन उपागम यानी नॉमिनेशन अप्रोच। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे कि ये क्या होते हैं। नामांकन उपागम को विकसित करने का श्रेय एटकिंसन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? तो एटकिंसन को दिया जाता है। एटकिंसन ने क्या दिया? तो नामांकन उपागम दिया। नामांकन उपागम क्या है? तो समाज मिति का दूसरा उपागम है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें एक समूह में किसी बालक का चुनाव अन्य बालकों की पसंद की वरीयता क्रम के आधार पर किया जाता है। तो नॉमिनेशन आप देखते हैं ना कि जैसे कि मान लीजिए कि क्लास के अंदर मॉनिटर बनाना है किसी को, है ना, तो हम क्या करते हैं भाई, टीचर एकदम से तो नहीं बना देता है ना, नामांकन करवाया जाता है। आजकल तो ऐसे कि प्राइवेट स्कूलों में तो चिट्टे बनवाई जाती है, तो जिसकी चिट्टे बच्चे ज़्यादा उठाते हैं वो मॉनिटर बन जाता है, और जिसकी कम होती है वो वाइस मॉनिटर बन जाता है ना। तो ऐसे तो कक्षा मॉनिटर के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कक्षा के मॉनिटर चुनाव में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नामांकन उपागम का किया जाता है, यानी कि नॉमिनेशन अप्रोच का किया जाता है। अब बात आती है परख परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण की, यानी अचीवमेंट टेस्ट। सीधा सीधा है, परख हो चाहे आपका परीक्षण आ जाए, उपलब्धि परीक्षण आ जाए, निष्पत्ति आ जाए, क्या है? अचीवमेंट टेस्ट है, ठीक है। फ्रीमैन क्या कहते हैं यहाँ पे? फ्रीमैन कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वो अभिकल्प है जो किसी एक विषय अथवा पाठ्यक्रम के सभी विषयों के बारे में छात्र के ज्ञान, समझ तथा कौशल का मापन करता है। फ्रीमैन क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण वो अभिकल्प है जो किसी एक विषय अथवा पाठ्यक्रम के सभी विषयों के बारे में छात्र के ज्ञान, उसकी समझ तथा कौशल का मापन करता है, ठीक है। सीधा सीधा है कि छात्र ने क्या ज्ञान अर्जित किया है, उसको कितनी समझ है, उसका कौशल कैसा है, इन सारी बातों को वो मापन करता है, उसी को हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। डगलस और हॉलैंड उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार बताते। कितने प्रकार? डगलस और हॉलैंड ने 2 प्रकार बताए। मानक परीक्षण होता है, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट होता है, प्रमापीकृत होता है, प्रमापित परख होता है, यानी स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, सीधा सीधा बोले। दूसरा होता है अप्रमापित परख, अध्यापक निर्मित परख, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीचर मेड, यानी कि ये सीधा सीधा कह दीजिए कि टीचर ने बनाया, अब टीचर देखना चाहता है अपने द्वारा बनाए गए टेस्ट के माध्यम से कि कौन बच्चा क्या है, अच्छा है, मतलब अच्छा है, ठीक है। आदर्श उपलब्धि परीक्षण की आप विशेषताएं देखेंगे, ठीक, जैसे कि कैसा होता है? वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी होती है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी ना ये सेम ही रहेगा। इंग्लिश में जो टीचिंग मेथड होता है ना उसमें ये सब कुछ सेम रहता है, वैल्यूएशन वाला जो है। तो यहाँ से ना ऐसा नहीं है कि आपका CDP कवर होगा, आपका हिंदी में भी वैल्यूएशन है ना, आपका SST में भी वैल्यूएशन है, तो ये इंग्लिश में भी वैल्यूएशन है, ठीक है। तो ये ना सारी चीज़ों में वैल्यूएशन है, जहाँ जहाँ भी आपका वैल्यूएशन टॉपिक है वो सब में आपका सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी, एक प्रश्न का निश्चित उत्तर हो,
ठीक है, अथवा परीक्षक बदल जाए फिर भी परिणाम वही रहे, उसी ही हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। यानी कि जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि अगर आप कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि ताजमहल कहाँ है, मैंने पूछा ताजमहल कहाँ है, तो मैंने बच्चों ने बताया मैम आगरा में है, ठीक है, आगरा में है। अब मैं बता के मेरे को बच्चों ने आगरा बताया था, तो मैं बैठी थी चौथी क्लास में, मान लीजिए 4th स्टैंडर्ड के बच्चों से मैंने ये क्वेश्चन किया था। तो अब मान लीजिए कि मैं जब अगली बार जब तीसरी वाले बच्चे चौथी में आएंगे तो वो भी मुझे ताजमहल आगरा में ही बताएंगे, ठीक है। चाहे मैं चौथी क्लास से 10वीं क्लास में पढ़ाने जाऊंगी, फिर भी क्या होगा कि चौथी क्लास में मेरी जगह जो टीचर पढ़ाने आएगा वो पूछता है ये क्वेश्चन कि ताजमहल कहाँ है, तो बच्चे जो है ना आगरा ही बताएंगे। तो टीचर बदल जाए लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही रहना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। दूसरा है विश्वसनीयता, अलग अलग समय पर किए गए परीक्षण समान परिणाम दे अथवा जांच या पुनः जांच यानी कि टेस्ट के परिणामों में स्थायित्व यानी कि कंसिस्टेंसी हो। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है कि विश्वास पर खरा उतरने वाला। बट यहाँ पे क्या है, देखिए अलग अलग समय पर, यानी कि आज मैंने जो पेपर लिया था, है ना, आज मैंने पेपर जो लिया था उसमें आपके मान लीजिए कि 15 मार्क्स थे। अब कल अगली मैडम ने लिया, मैंने नहीं लिया, मान लीजिए कि कल अगली मैडम ने लिया, तब भी आपके 15 मार्क्स आए। मैंने परसों लिया पेपर, तो भी आपके 15 मार्क्स आए। तो ये जो 15 मार्क्स आपके आ रहे हैं ना तीनों बार के टेस्ट में, ये आपकी क्या है, विश्वसनीयता है, ठीक है, आपकी विश्वसनीयता बन चुकी है अब कि आप कभी भी पेपर में मतलब टेस्ट दोगे तो आपके इतनी मार्क्स बनेंगे, ठीक। तो समझ में आ रहा है आपको। अगला देखिए, तीसरा है वैधता। वैधता क्या होती है, वैलिडिटी। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया जाता है उसका पूरा होना ही वैधता है, वैलिडिटी है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखिए, जब हम पढ़ाते हैं बच्चे को तो हमें 1 साल का टाइम पीरियड पूरा दिया जाता है कि उसी में आपको टेस्ट लेना है, उसी में आपको पढ़ाना है, सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, सब कुछ करना है, अपने भी कार्य करने हैं, बच्चों के लिए भी कार्य करने हैं। तो ये क्या है, हमारी एक वैलिडिटी है। तो जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है वो पूरा होना चाहिए, इसी को हम वैधता कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसे कहते हैं कि टाइम एंडिंग भी आप बोल सकते हैं कि इस टाइम एंडिंग के आधार पर ही काम होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है अगला व्यापकता, यानी कि ओवरलैपिंग के बारे में। संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्न पत्र का निर्माण व्यापक है, ठीक है। यानी कि संपूर्ण पाठ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही चैप्टर उठाया, यानी आपके पास में 20 चैप्टर थे बट आपने क्या किया, गुस्से में बच्चे से एक ही चैप्टर में से 20 सवाल पूछ लिए। नहीं, आपको ये जो बाकी के 19 चैप्टर आपने छोड़ दिए हैं, इनमें से भी आपको एक एक क्वेश्चन या कुछ मैटर लेना होता है। आप देखेंगे अगर आपने इंटर्नशिप की होगी तो आपने बच्चों के पेपर बनवाए होंगे, है ना। जब आपने इंटर्नशिप की होगी तो इंटर्नशिप के दौरान है ना, जब आपके एग्जाम टाइम पर जब आपकी इंटर्नशिप लगती है तो आपसे भी कुछ पेपर्स बनवाए जाते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे बनाए थे। तो उसमें मुझे यही बताया गया था कि भाई एक चैप्टर से, मतलब हर चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो तो खास करके पूरे पाठ्यक्रम में से आपको ना वो करना है कि प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। तो मैंने वैसे ही किया था, मैंने वो चीज़ सीखी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यापकता। यानी कि आपकी पहुंच, जब आप पेपर बना रहे हैं, प्रश्न पत्र बना रहे हैं, तो आपकी पहुंच संपूर्ण पाठ्यक्रम पर होनी चाहिए, ओवरलैपिंग आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं ना, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि आप पूरी किताब, मतलब पूरा सब्जेक्ट जो है ना, वो आपने साल भर में जो बच्चे को पढ़ाया है उसमें से पूरे में से ही आपको कुछ ना कुछ लेना है। जैसे कि किसी में से खाली स्थान ले लिया, एक खाली स्थान, जैसे 5 खाली स्थान आते हैं तो 5 चैप्टरों में से खाली स्थान ले लिए, 5 आपको बहुविकल्पीय देने तो 5 चैप्टर में से ले लिए, इस तरीके से। इसी को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग करना। जहाँ वस्तुनिष्ठता अधिक होती है वहाँ वैधता, विश्वसनीयता और व्यापकता भी अधिक होती है। जितनी ज्यादा वस्तुनिष्ठता होगी उतनी ज्यादा बाकी सारी चीजें होंगी। इतना ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम से। चलिए अब बात करेंगे CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। ये भी आपका टॉपिक है ना, ये भी आपका टॉपिक है और ये आपका हर जगह पर टॉपिक है, ठीक है। चलिए NPE, ठीक है, NPE 1986 में मूल्यांकन को सतत एवं व्यापक बनाने पर बल दिया गया था। जो NEP 1986 आई थी, यहाँ पे NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी NPE नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, NEP है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, यानी सेकंड नंबर वाली जो आई थी, उसके अंदर क्या किया गया, सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक बनाने पर, मूल्यांकन को, किसको, मूल्यांकन को सतत एवं व्यापक बनाने पर बल दिया गया। फिर दूसरी आती है, दूसरा NCF 2005 आता है। इसमें परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ने पर बल दिया गया। यानी कि जो परीक्षाएं होंगी ना वो आपकी कक्षा की गतिविधियों पर आधारित होंगी।
आरटीई 2009 आया, इसकी धारा 29(1) में विद्यालयों में सीसीई को लागू करने के निर्देश दिए गए। क्या किए गए? तो आरटीई 2009 की धारा 29(1) में विद्यालयों में सीसीई जोड़ा गया था या लागू किया गया। भारत में 2009 में एनसीईआरटी या सीबीएसई विद्यालयों में कक्षा 9 में सर्वप्रथम सीसीई लागू किया गया था। राजस्थान में सीसीई की बात करें तो राजस्थान में SIQE यानी कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत विद्यालयों में मुख्यतः निम्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जैसे कि CCP। ठीक है, CCP का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी याद रखेंगे। अगला है ABL का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ABL का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और CCE का मतलब है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, CCE तो सिंपल ही आपका कि जो चला आ रहा है नॉर्मल वेज में भी जो चला आ रहा है, बट CCP और ABL ये दो एक्स्ट्रा है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडोलॉजी है ना, यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है पेडागोजी हो सकता है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है लिखने में, थोड़ा देख लीजिएगा। ABL होता है आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक विद्यालय में सीसीई सत्र 2015-16 से लागू किया गया है, जो कि निम्न चरणों में लागू किया गया। जैसे प्रथम चरण आया तो 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जयपुर के और अलवर जिलों के 60 विद्यालयों में ही आया था। ठीक है, जब पहला चरण आया तो 2010-11 में आया, पायलट प्रोजेक्ट के नाम से आया था और ये जयपुर और अलवर जिलों के जो 60 विद्यालय थे सिर्फ उन्हीं में ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद द्वितीय चरण 2012-13 में आया और तृतीय चरण 2013-14 में। हालांकि ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट हो सकता है ना कि एग्जामिनर देखो पूछ सकता है, क्योंकि नए जितने भी इस बार आपने देखे थे कि नए टॉपिक जो जुड़े थे ना उनसे नहीं पूछा गया। यानी इसका मतलब ये है कि आपसे अभी तक 2022 के पैटर्न पर ही चला जा रहा है। ठीक है, 2022 वाले पैटर्न के आधार पर ही आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं अगर आप इस बार का रीट एग्जाम देखें तो। ठीक है, अंतिम चरण जो आया वो 2015-16 में आया और ये कक्षा 1 से 5 तक सीसीई को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। तो ये आपसे बन सकता है कि संपूर्ण राजस्थान में सीसीई लागू किया गया तो 2015-16 में। ठीक है, राजस्थान में सत्र 2018-19 से सीसीई में 3 योगात्मक आकलन हुए। ठीक है, यानी कि समेटिव असेसमेंट का आयोजन किया गया। पहला कक्षा 1 से 5 तक 3 ग्रेड्स मिलेंगे। ABC का निर्धारण किया गया। पाठ्यक्रम विभाजन और ग्रेड्स कक्षा 1 से 5 तक की गई। टर्म फर्स्ट रखा गया जिसे हम SA1 कहते हैं, 45% लाना अनिवार्य है। टर्म 2 में SA2 रखा गया 40% और टर्म 3 में SA3 15%। ठीक है, ग्रेड्स A की बात करें तो अपेक्षित स्तर की अधिगम योग्यता, यानी कि स्वतंत्र रूप से बच्चा कार्य करे। अपेक्षित स्तर की अधिगम योग्यता का मतलब है ग्रेड्स A में स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर रहा है, यानी कि A ग्रेड्स उन बच्चों को दिया जाएगा जो अपनी मर्जी से ही पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से किताब खोल के बैठते हैं, रीडिंग करने को बोलो तो रीडिंग करते हैं अपनी मर्जी से। ग्रेड B उन बच्चों को दिया जाता है जो मध्यम स्तर की अधिगम योग्यता रखते हैं, यानी कि शिक्षक की सहायता करनी पड़ती है, यानी कि छात्र को बोलना पड़ता है कि ये वाली बुक निकाल के पढ़ो, अब ये वाला काम करो, है ना, ये वाला होमवर्क लो, ये वाला करके आओ। तो ये ग्रेड B उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी टीचर को सहायता करनी होती है ना। आप समझ में आपको यहाँ पर आ जाएगा कि टीचर कम नंबर या ज्यादा नंबर का प्रोसेस क्यों रखते हैं, क्योंकि जब मैं 12th तक की क्लास में थी तो मैं जब भी टेस्ट देती थी तो ना मेरे ना मतलब कि 20 या जितने का भी टेस्ट होता था ना 1 नंबर कटता था, 1 या 1.5 नंबर कटता था मुश्किल से। तो बच्चे कहते थे कि मैडम इसी लड़की को क्यों पूरे नंबर देती हैं। तो मेरे दुश्मन ज़्यादा थे, दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन थे क्लास में। क्यों थे? क्योंकि टीचर को पता था मैं क्या थी, ग्रेड A में थी मैं, क्योंकि मैं सब कुछ अपने आप से करती थी, मैं क्वेश्चन के आंसर भी अपने आप से लगा के लेके आती थी, तो मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी, इसलिए मुझे हमेशा ग्रेड A में रखा जाता था। ग्रेड B में वो बच्चे होते थे जिनको टीचर को कहना पड़ता था, है ना। तो जब आप सताते हैं ज़्यादा टीचर को या जब बच्चे आपको सताएंगे तो आप बच्चों को क्या देंगे, ग्रेड B देंगे। ठीक है, अब ग्रेड C वाले बच्चे कौन होते हैं? तो आरंभिक स्तर की अधिगम योग्यता, जो कि शिक्षक की विशेष सहायता ये लेते हैं। तो शिक्षक क्या करता है, देखो जिस बच्चे को बार बार शिक्षक कह रहा है इंग्लिश की बुक निकालो, बच्चा निकाल ही नहीं पा रहा है ना, फिर बच्चे को बैग में से निकाल के देनी पड़ रही है कि ये वाली इंग्लिश की बुक है, ये वाली हिंदी की है, तो ऐसे बच्चों को ग्रेड C देता है फिर शिक्षक। आप समझ में आया ABC किस तरीके से दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी 32 मिनट की क्लास हो चुकी है, बल्कि ज़्यादा की हो चुकी है, आपको पता है 40 मिनट की क्लास है। तो क्लास 3 है ये, उसके बाद हम क्लास 4 में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा ही इस क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स डेफिनेटली आप बनाइए, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स के अलावा आपको कोई भी चीज़ सहायता करने वाली नहीं है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अब आता है कक्षा 5 में SA3 50% के स्थान पर एक वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे प्रारंभिक स्तर अधिगम योग्यता मूल्यांकन कहा जाता है। और ये कब होता है? तो राजस्थान में बोर्ड परीक्षा, आपको याद है 5वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा होती है, 15% के स्थान पर अब ये ऐसा किया गया है। मतलब अब SA3 परीक्षा 15% की नहीं होगी, बल्कि बोर्ड परीक्षा हो जाएगी सीधे सीधे 5वीं क्लास में। ठीक है, वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा से कहा जाता है, जिसे प्रारंभिक स्तर अधिगम योग्यता मूल्यांकन भी कहते हैं। इसमें 5 ग्रेड्स होते हैं। A+ उसको मिलेगा जो 91 से 100 के बीच में नंबर लेकर आएगा, और A मिलेगा जो 76 से 90 के बीच में है, B मिलेगा 61 से 75 वाले को, C ग्रेड मिलेगा 41 से 60 वाले को, और D ग्रेड मिलेगा 00 से 40 के अंदर वाले को। यानी जहां पर आप 33% में पास होते हैं ना, यहाँ पर आप D ग्रेड में फेल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो हमारा मनोविज्ञान शुरू होता है, इसको हम अगली क्लास से करेंगे। ठीक है, अगली क्लास से इसको हम करेंगे। और बिल्कुल ये मत सोचिएगा दोस्तों कि मतलब कुछ बदलाव है, कोई बदलाव नहीं है। 2022 तक जो पेपर आता था, जो पैटर्न फॉलो किया जाता था राजस्थान बोर्ड के द्वारा, वही आपका 2025 में भी फॉलो किया जा रहा है। यानी कि 26 में एग्जाम है जनवरी मंथ में, तो वही पैटर्न फॉलो रहेगा। कुछ भी इंक्लूड ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा आ जाएगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्योंकि आपको पता है राजस्थान वालों की एक खासियत है, राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक खासियत है, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। मतलब इस तरीके का खिलवाड़ कि आपको पढ़ने के लिए कुछ और दिया और एग्जाम में कुछ और पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मैम कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। सब कुछ कंप्लीट होगा, बस आपका समर्थन सपोर्ट क्लास में आप दीजिए, और बस इतना ही आपको करना है। चलिए फिर मिलते हैं क्लास 4 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।